हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आप सभी को छोटी हैप्पी होली। तो जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, मेरी हालत वैसे ही है जैसे बाहर लोगों को जो पानी डालते हैं ना, उस तरीके की हालत हो रखी है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये आपका इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 3 आपके लिए लेके आया हूँ। और वही सेम तरीका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपने कॉपी पेन लेके इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चंस की बात करें कि वाई देयर इज़ अ नीड इकोनॉमी रिफॉर्म इन 1991। आपको पता है कि 1991 में एक सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आया, ठीक है ना, जिसे हम इकोनॉमी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। और ये क्यों आया, इसकी क्या वजह थी, वो सारी चीज़ें, यानी एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका कॉन्सेप्ट ही 1991 में आया। तो पूछ रहा है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी लाने की। तो भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी कोई चीज़ आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बिहाफ से हम ये कह सकते हैं कि इसलिए ज़रूरत पड़ी। कह रहा है कि नेशनल इनकम वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 0.8%, इन्फ्लेशन रिच द हाईएस्ट ऑफ 16.8। अब ये सारी सिचुएशन आपके पास आएंगी तो आप कहीं ना कहीं एक नया रिजोल्यूशन तो लाओगे ना। तो इसलिए मनमोहन सिंह की सरकार में, ओबियसली आपको पता है ना कि मनमोहन सिंह जी बहुत ही कह लो कि एक इकनॉमिस्ट, इतने अच्छे खासे इकनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया, ठीक है ना। अभी इकनॉमिस्ट की बात करें तो सबसे बड़े वही इकनॉमिस्ट हैं। फिर तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्राइसिस हो रखा था, ये आपने मैक्रो की बुक में पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहते हैं। और इंडिया वाज द हाईली इंडेबिटेड कंट्री एंड इट वाज पेइंग 30 करोड़ इंटरेस्ट चार्ज पर ईयर। लो देख लो, ये सारी हालत थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि न्यू रिफॉर्म को लाना ज़रूरी था। तो ये पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा आपको समझाऊंगा वीडियो उतनी लंबी हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सके। और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ एनईपी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है जो आप इसे एनईपी का मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर ये है कि आपका जो है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, ई फॉर इकोनॉमी नॉट एजुकेशन, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 1991, इसका क्या उद्देश्य था लाना, क्यों हम इस चीज़ को लाना चाहते थे। तो ऑब्जेक्टिव में बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता है रिड्यूस द फिजिकल डेफिशिएट, यानी मेन इसका मोटिव था कि हम फिजिकल डेफिशिएट को कम करें। अब फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है, तो फिजिकल डेफिशिएट में अगर आप उस पर जाओगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल डेफिशिएट दिख जाएगा, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, टू रिड्यूस द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड ओपन अप द मोर एरिया टू द प्राइवेट सेक्टर। आपको पता है 1956 की जो पॉलिसी, उसमें पॉलिसी में जो भी लेन देन या जो भी मतलब और इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स थे, उन सब पे कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर का जो है एक तरीके से कंट्रोल था। तो यहाँ जब 1991 का कॉन्सेप्ट लाया गया तो उसमें हम कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर से कुछ चीज़ें लेकर प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करा दिया गया, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। फिर तीसरा कह रहा है लिबराइजेशन पॉलिसी लाना भी ज़रूरी था, टू लिबराइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंस। लाइसेंसिंग की जो प्रथा थी, जो हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, वो लाइसेंस भी ख़त्म कर दिया, यानी अब आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका। उसके बाद है मेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ फैसिलिटेटिंग ग्लोबलाइजेशन। वो कौन कौन से मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरीके से कह दो ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो एक तो आईएमएफ का नाम हमें पता ही है, और दूसरा है आईएमएफ के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल मैंने यहाँ दे रखी है कि आईएमएफ कब आया, इसके क्या ऑब्जेक्टिव भी ऑलरेडी मैंने इसमें शो कर रखा है। अगर आप 1 बाय 1 चेक करोगे, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, इट्स हेल्प टू फैसिलिटेटिंग द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, ठीक है ना।
ओके उसके बाद इट्स हेल्प टू एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल लिक्विडिटी, ठीक है ना, या कन्वर्टिबिलिटी टू कैश। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी लेन देन करते हो तो अगर आपको कन्वर्टिबिलिटी करनी है अपनी कैश की तो आप इनके थ्रू कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। अगर आपको आंसर अलग तरीके से लिखना है तो आप अपना पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल, तो वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये वॉशिंगटन डीसी में यहाँ लिख रखा है मैंने। और इसे कब ऑपरेट किया गया था? 1946, ठीक है। इसके क्या ऑब्जेक्ट हैं? आप इसके ऑब्जेक्ट पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रखा है, ठीक है ना। जैसे पहला पॉइंट लिखा है इट्स हेल्प इन प्रमोटिंग सोशल डेवलपमेंट, इट्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इन द इन्वायरमेंट, इनका दूसरा काम। तीसरा ये है हेल्प इन द इन्वेस्टिंग इन बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक उन चीज़ों में इन्वेस्ट करता है जो एक तरीके से कह दो कि सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग हो, जैसे हेल्थ हो गया और एजुकेशन के रिगार्डिंग हो गया। इट्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी ये बहुत से कदम उठा रखा है। इट हेल्प इन प्रमोटिंग रिफॉर्म विच विल क्रिएट द स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हो आप अपनी कॉपी में। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। इससे पहले हम गेट के नाम से जानते थे। गेट की फुल फॉर्म क्या है? आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो गेट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1947 में हुआ। उस समय 23 कंट्रियाँ थी और इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में कन्वर्ट हुआ 1995 में। तो यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1995, जबकि इससे पहले जो इसका नाम था वो गेट था और गेट की शुरुआत 1947 में हुई थी, 1947 में। इसका क्या ऑब्जेक्ट है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है? ये सारे इसके ऑब्जेक्ट मेंशन हो रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करना चाहे पॉज कर दो या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ मेंबर कंट्रीज बाय इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस। यानी ये आपकी स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाना चाहता है कोई भी कंट्री अगर इससे लिंक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितनी भी कंट्रीज लिंक हैं। तो जैसा कि रेज द स्टैंडर्ड लिविंग यानी जितनी भी कंट्रीज़ आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होंगे उन सब कंट्रीज़ के जो है लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारना, ठीक है ना, और फुल एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग काम करना, जो कि कभी हो नहीं सकता फुल एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, बट खैर बोलते हैं तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है बाय एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाना। प्रोडक्शन की क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? जब आपने अब देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है ना, इसके थ्रू आप किसी भी कंट्री, जो भी कंट्री इससे लिंक है, आप उस कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो। अब आप अपनी कंट्री में तो कर ही रहे हो, साथ साथ और कंट्रीज़ में भी कर रहे हो, तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये भी है, आप कर सको। उसके बाद ये पॉइंट्स लिखे हैं टू डेवलप इंटीग्रेटेड एंड ड्यूरेबल मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम, जिसके थ्रू आप जो है बहुत कंट्रीज़ के साथ आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। टू डेवलपिंग कंट्री टू गेट अ शेयर ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिगार्डिंग इनकी ज़्यादा ही संवेदना रहती है। मान के चलो कि भाई डेवलपिंग कंट्री जो है उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो जो है एक तरीके से उनका ग्रोथ जो है वो बढ़ सके, ठीक है। एंड टू रिड्यूस टैरिफ एंड ट्रेड, और ऐसे कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्री हैं या अंडर डेवलप हैं उनको रिगार्डिंग हम कह दो कि कोई टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर ये कुछ नहीं लगता। अब आप पूछोगे कि ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? सब्र रखिए, आगे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट? जब गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेच देती है, ठीक है ना, तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वही लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट इज द सेल ऑफ द पार्ट ऑफ इक्विटी होल्डिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ PSU, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग।
टू प्राइवेट सेक्टर को जब बेच देती है। राइट अ शॉर्ट नोट। अब ये शॉर्ट नोट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा। बायलैटरल ट्रेड क्या होता है? जब हम दो कंट्री के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम बायलैटरल कहते हैं। मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है? जब हम दो से ज़्यादा कंट्री के बीच एक एग्रीमेंट साइन करते हैं उसके रिगार्डिंग, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो उसको मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये रहा आपका टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या होता है? टैरिफ बैरियर आर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट टू मेक देम रिलेटिवली कॉस्टली एंड मेजर्ड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये ज़्यादातर इम्पोर्ट पे लगाया जाता है, ठीक है ना। टैरिफ बैरियर इम्पोर्ट पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जो चीज़ इंडिया में बनती है, सपोज़ करो इंडिया में 50 रुपये की वो चीज़ बनती है और वही चाइना उसे 30 रुपये में यहाँ पर भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया की जो बनी हुई चीज़ है उसको तो कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि वही चीज़ 30 रुपये में मिल रही है। तो उस केस में क्या होता है कि सरकार जो है उस पर टैरिफ बैरियर लगा देती है, और टैरिफ बैरियर इतना लगा देती है कि मान के चलो वो अब 60 रुपये का सामान हो गया, यानी चाइना से जो सामान आया वो 60 रुपये का हो गया और इंडिया उसे कितने में बेच रही है, 50 में। तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा हो रहा है, यानी वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बचाना चाहते हैं। नॉन टैरिफ क्या होता है भाई? नॉन टैरिफ के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। नॉन टैरिफ का मतलब होता है दे आर इम्पोज ऑन अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी एक लिमिट या एक क्वांटिटी सेट कर दी जाती है कि आप किसी भी कंट्री में इस लिमिट तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इतना आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, आपको जो भी चार्जेस वगैरह भरने पड़ेंगे, ठीक है। गुड, चलिए बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज अ गुड फॉर इंडिया एंड व्हाई आर द डेवलप्ड कंट्री अपोजिंग इट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग इज़ अ गुड फॉर, आउटसोर्सिंग होता है क्या है? आउटसोर्सिंग इज़ अ गुड फॉर द इंडिया बिकॉज इज द प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडियन। अब ऐसे आउटसोर्सिंग का मतलब है बाहर से कोई लोग आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज वगैरह खोल रहे हैं, MNCs वगैरह मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं इंडिया में खुल रहे हैं, तो क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिट है? तो अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है तो कहीं ना कहीं उसके लिए तो ज़रूरी है, और जो पहले से डेवलप है उनके लिए नहीं, क्योंकि वो तो डेवलप है, उनको क्या फ़ायदा कि भाई यहाँ से ये कंपनी है। तो ये पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, प्लीज़ आप इसको गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है इंडियाज हैज़ अ सर्टेन एडवांटेज विच मेक इन द फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, व्हाट आर दी एडवांटेज। ये एडवांटेज है भाई साहब, ये एडवांटेज आप पढ़ लेना कि आउटसोर्सिंग के क्या एडवांटेज है। पहला, इंडिया कैन प्रोवाइड अ रेडी सप्लाई ऑफ स्किल्ड पीपल टू रिलेटिव लोअर प्राइस। बिल्कुल, कि इंडिया में आपको बताया ना लेबर जो है सस्ते मिल जाते हैं, स्किल्ड बंदे भी पढ़े लिखे लोगों की जो है ना कम में काम कर लेते हैं, और ये सच्चाई है, हम इसे भाग नहीं सकते। दूसरा, इंडिया हैज़ द एडवांटेज ऑफ द टाइम डिफरेंस एट द लोकेटेड अदर साइड इन द डेवलप्ड। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग ज़्यादा घंटे काम करते हैं, जबकि डेवलप कंट्री में कहीं ना कहीं कम घंटे काम करते हैं, तो यहाँ टाइम एडवांटेज में भी कहीं ना कहीं इंडिया बाजी मार लेता है। तो ये दो पॉइंट्स है जिसके भी आप इसे लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। उस टाइम प्रोडक्शन सेक्टर, यानी मैं बात करूँ 1991 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय सर्विस सेक्टर को ही ग्रो क्यों करना था, जबकि हम प्रोडक्शन यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी तो ग्रो कर सकते थे। तो उसके रिगार्डिंग ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप प्लीज़ इसको गो थ्रू कर लीजिए। इसमें जैसे लिखा है, देयर हैज़ बीन हाई ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया, देयर इज़ अ टू मच डिमांड ऑफ सर्विस, बिकॉज भाई सर्विस की डिमांड उस समय ज़्यादा थी और इसीलिए उस समय जो है हम सर्विस को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। पहला कह रहा है, इट इज़ अ मोर प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री। एक तो ये पोली पॉइंट, और देयर इज़ अ ईजी अवेलेबल स्किल्ड मैन पावर एंड लोअर वेज रेट, ठीक है ना। तो ये सर्विस वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा ना BPO वगैरह, कॉल सेंटर्स वगैरह, आपको पता है इंडिया में ही क्यों कॉल सेंटर है?
और कंट्रीज़ में क्यों नहीं है? क्योंकि हम सर्विस, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इसके रिगार्डिंग काम कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। और तो एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म प्रोसेस एंड व्हाई। कह रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अपीयर टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म प्रोसेस। आपको पता है एलपीजी के कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं लिखा एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, तो इसीलिए एग्रीकल्चर पे इसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो उसी के बारे में ये कहानी लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, 1 by 1, और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वाई हैज़ द इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअरली इन द रिफॉर्म पीरियड। लो जी, एक क्वेश्चन और बढ़ के आ गया कि वाई आर द इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअरली इन द रिफॉर्म पीरियड। चलिए इसका आंसर क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है ग्लोबलाइजेशन क्रिएटेड कंडीशन फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो इट इज़ डाइवर्सली अफेक्टेड टू लोकल इंडस्ट्रीज़। कहीं ना कहीं लोकल इंडस्ट्रीज़ पे भी तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी कंट्री में कर सकते हैं, तो भाई किसी भी कंट्री में कर सकते हैं तो इसका मतलब है उस कंट्री के लोगों का क्या, उस कंट्री के लोगों के इंडस्ट्रियल का क्या, क्योंकि उस लोगों के यानी वहाँ के देश के भी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंडस्ट्री होंगी, छोटी मोटी इंडस्ट्री होंगी, ठीक है। तो उसको अगर कोई बाहर से बंदा आकर उसको बनाता है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा ना, इसलिए सरकार जो है लोकल यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर रही थी बैरियर लगा के, वो जो मैंने अभी आपको टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में बताया था, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन लीड टू द डिक्रीज इन डिमांड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू द चीपर इम्पोर्ट। लो जी, ग्लोबलाइजेशन लीड टू द डिक्रीज इन डिमांड फॉर डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट ड्यू टू, अब आप देखते हो कि चाइना से बहुत चीप रेट में आप सामान मंगा सकते हो क्योंकि इंडिया में वो चीज़ महंगी बनती है। तो प्लीज़ आप इसको पढ़िए, जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, बहुत इजी है, क्योंकि वीडियो जो है लंबी बनती जा रही है, तो मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी बने। मैं आपको क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, प्रॉपर आंसर भी दे रहा हूँ, आप एक बार गो थ्रू तो करिए, तब आपको समझ में आ जाएगा ये पूरी कहानी, क्योंकि आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा यार, 1-2 बार थोड़ी है कि आपने भी तो बहुत बार रिवीजन किया होगा, बट मैं आपको तो क्वेश्चन दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ के आपको बता ही रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मे भी आपको पल्ले पड़ रहा हो। उसके बाद डिस्कस इकोनॉमी रिफॉर्म इन इंडिया इन द लाइट ऑफ द सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। इकोनॉमी रिफॉर्म इन इंडिया कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग बात कर रही है एंड वेलफेयर के रिगार्डिंग, आप इसका जवाब दीजिए। तो प्राइवेटाइजेशन ने किस तरीके से इसका इफ़ेक्ट किया और इकोनॉमी रिफॉर्म का क्या इस पे इफ़ेक्ट रहा स्मॉल बिजनेस का, तो ये क्वेश्चन है। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को पूरा समझा देता हूँ किस तरीके से इसको कह रहा प्राइवेटाइजेशन इनकरेज ग्रोथ ऑफ मोनोपोली पावर, लो जी, इन द हैंड ऑफ द बिग बिजनेस हाउसेज एंड इज रिजल्ट ग्रेटर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। लो जी, अब आप देख रहे हो प्राइवेटाइजेशन की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें जो हैं अब प्राइवेट उनको देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि इसका जो कुछ बड़े बड़े जो सेक्टर हैं, जैसे अभी मैं बोलूँ आपको कि बड़े बड़े सेक्टर के जो बड़े बड़े मालिक हैं, अडानी वगैरह हो गए ये सारे, तो ये तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन जो छोटे मोटे लोग हैं उनको कुछ नहीं बच रहा है। यानी बड़े लोग बिजनेसमैन तो इसको कमा रहे हैं, लेकिन छोटे वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी हो रही है, ठीक है ना। छोटी इंडस्ट्रीज़ कहाँ कमा पाएंगी जब वो बड़ी कंपनीज जो है इनको प्रॉपर प्रोडक्शन कर रही है। दूसरा कह रहा है इकोनॉमी रिफॉर्म हैज़ द इंक्रीज द वर्कर अनरेस्ट, वर्कर हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट लो वेजेस, कहीं ना कहीं इकोनॉमी एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट रूल्स एंड लॉन्ग वर्क डे एंड फुल सोशल बेनिफिट, कहीं ना कहीं फॉल, सॉरी नॉट अ फुल, एज अ फॉल इन अ सोशल बेनिफिट।
अब देख रहे हो कि कहीं ना कहीं वर्कर्स पे ज़्यादा बोझ बना दिया है कि वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वेजेस कम मिल रहा है, कंडीशन अच्छी खासी नहीं मिले जहाँ वो काम कर रहे हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, हवा वगैरह कह दो वो नहीं है, ठीक है ना। और वो जो भी मैनेजमेंट कहेगा मानना पड़ेगा, ऑटोक्रेटिक राजाशाही सा तानाशाही टाइप का होता है। एंड लॉन्ग वर्क डे, संडे को भी काम कराना, उसके बदले वेजेस नहीं देना, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। Small business class is the adversely affected by the fall in public subsidies, deindustrialization and flood of the cheap import। लो जी, जब से इन्होंने जो है कह लो कि स्मॉल बिजनेस क्लास जो है, जब से पब्लिक सब्सिडी जो है छोड़ी है, फॉल इन बाय ऑफ पब्लिक सब्सिडी, तो इससे जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फ्लोड ऑफ द चीप इम्पोर्ट। तो आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, सिंस द गवर्नमेंट इज अनेबल टू हेल्प द विक्टिम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द प्रोविजन ऑफ द सोशल सेफ्टी नेट हैव बीन वीकेंड है, हाँ वीक। अच्छा, तो इसमें क्या है, सिंस द गवर्नमेंट इज अनेबल टू हेल्प द विक्टिम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, उसके लिए कोई काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट, जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो एक वीक पड़ रहे हैं अदर कंट्रीज़ की कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाइना तभी इंडिया में इतना ज़्यादा सामान भेज रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह यही है कि कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो खैर, ये वीडियोस आपको प्रोवाइड करानी थी। चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गया और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड थे ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले की चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से नोट करिए। और 3rd चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिया है। 4th चैप्टर पॉवर्टी है, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम डायरेक्ट अगली क्लास में 5th चैप्टर पढ़ेंगे, तो मे बी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए, और शेयर सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो कभी ही ना भूल दो, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।